गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने पेज नंबर 118 पर जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया था। आज पेज नंबर 126 एंड 127 पर जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 क्या कहता है? इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। इसमें कह रहा है कि यदि हमेशा एक्शन किसके इक्वल होता है? रिएक्शन के इक्वल है, तो फिर जो एक हॉर्स है वो एक कार्ट को कैसे पुल कर सकता है। ठीक है, देखिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक फिगर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास हॉर्स है और ये कार्ट है। ठीक है, हॉर्स क्या कर रहा है? इस कार्ट को पुल कर रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है? इस कार्ट को पुल कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जब हॉर्स इस कार्ट को पुल कर रहा है और एक्शन और रिएक्शन इक्वल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो ये कैसे एबल होता है पुल करने के? यानी इसका मीन्स ये है कि जितना फोर्स हॉर्स किस पर लगा अप्लाई कर रहा होगा? कार्ट पर अप्लाई कर रहा होगा, उतना ही फोर्स क्या लगाएगी? कार्ट हॉर्स पर अप्लाई करेगी। फिर हॉर्स कैसे एबल होता है पुल करने के लिए, तो उसको समझेंगे। ये हॉर्स का सपोज कीजिए मास कितना है? स्मॉल एम है। ये डाउनवर्ड वर्क करेगा mg। इतनी ही रिएक्शन किसकी आएगी? सरफेस की। इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। सपोज कीजिए फोर्स ने क्या किया? एक फोर्स लगाया और टेंशन टी प्रोड्यूस की कार्ट में। कार्ट भी उतना ही फोर्स लगाएगी और सब सेम अमाउंट में टेंशन प्रोड्यूस होगी, इक्वल होगी। लेकिन होता क्या है कि जो फोर्स है ये क्या करता है? हमेशा आप देखना, जब मूव करता है तो अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? पुश करता है। और ये जो पुश करता है कोई क्या होता है? एक एंगल पर होता है, जिसकी वजह से अब इसने पुश किया। सपोज कीजिए इसने एफ से पुश किया, ये होता है एफ कोस थीटा और यहाँ होगा ये एफ साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है ये रिएक्शन जो उसको गेट हुई अर्थ की, वो एफ साइन थीटा उसको हो गई, उससे ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, यदि ये किससे ग्रेटर है? जो फ्रिक्शन है उससे ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और इससे ग्रेटर नहीं होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। समझ आए? अब इसमें अब चूँकि अभी आप 9th क्लास में हैं, ये एंगल वगैरह आप प्रॉपर स्टडी आपने नहीं किया है, तो इसको हम राइट कैसे करेंगे? 11th बेसिस पर तो हमको पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ क्या दिया होता है? यहाँ ये दिया होता है इट इज ट्रू कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। अपोजिट होती है और इक्वल होती है। लेकिन इन द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। तो इन द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम horse displace earth at an angle
ड्यू टू विच horse is able to move in the forward direction। क्या करता है, अर्थ को एक एंगल पर डिप्लेस करता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, एबल होता है टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो इसमें ये दैट विल बी राइट, ये राइट होगा। लेकिन यदि 11th के बेसिस पर है तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम पूरी आपको विद फिगर एक्सप्लेन करनी होगी। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विद विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। क्या है, एक फायरमैन है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, फायर कैच कर लिया उसने, उसको क्या करता है, जब ऑफ करता है तो जो पाइप होता है उसको होल्ड करके रखता है एक फोर्स लगा के। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो वाटर जो है हाई वेलोसिटी से आउट हो रहा है तो उसमें एक फोर्स लग रहा है। वो क्यों फोर्स अप्लाई होता है वो पूछा है। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वही, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कह लीजिए, वो अप्लाई होगा। क्योंकि हाई वेलोसिटी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, हाई वेलोसिटी से आउट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्टिंग में क्या था, वेलोसिटी 0 थी, फिर हाई वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, एक वेलोसिटी से मूव करेगा, फोर्स लगाएगा, और उसको क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करना चाह रहा है तो हम एक फोर्स लगाकर उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, उस मोमेंटम को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें होल्ड करना पड़ता है विद ए फोर्स अप्लाई, या फोर्स अप्लाई करके। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे तो लिख लेंगे सेकंड को कि वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको एक फोर्स अप्लाई बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ रहा है, पाइप पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास कितना है, 4 kg है। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड, एक 50 ग्राम मास की बुलेट फायर की गई। यदि इसको देखें तो ये हो जाएगा 50/1000 किलोग्राम, यानी कि 0.050 किलोग्राम। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या कर लीजिए, ये हो जाएगा mv प्लस mv इजकल टू 0 होगा, यानी mv इजकल टू माइनस के mv, v की वैल्यू आएगी mv/v। अब चूंकि हमें क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, मास 0.050 v 35 कैपिटल M 4 1000 5 to the 10 0 5 7 35 5 4 20, तो ये आएगा 17/16,
मीटर पर सेकेंड और 0.16 हो जा 64 60 16 3 जा 48 0.4375 मीटर पर सेकेंड और 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम and 200 ग्राम are moving along the same line in direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 100/1000 किलोग्राम यानी 0.1 किलोग्राम। और m2 कितना है? ये है 200 ग्राम 200/1000 किलोग्राम यानी कि m2 कितना आ गया 0.2 किलोग्राम। Moving along the same line and direction with the velocity of v1 कितना है आपका? ये इनिशियल वेलोसिटी दी है u1 ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड, कोलिजन होता है एंड आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड उसकी वो बतानी है। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताया गया था कि m1 u1 यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ये आपने स्टडी किया है कि m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 के। m1 कितना है 0.1, u1 कितना है 2, m2 0.2, u2 कितना है 1। m1 0.1 1.67 0.2 ये हमें फाइंड आउट करना है। 0.1 की 2 में 0.2, 0.2 की 1 में 0.2, ये आ जाएगा 0.167 प्लस 0.2 इंटू v2। तो यह है 0.4 माइनस 0.167 इक्वल टू 0.2 v2। 0.4 में से 0.167 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.233, v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.233 अपॉन 0.2 तो 1.1 तो ये आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा आपका 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये पेज नंबर 126 और 127 पर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 128 और 129 उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।